हाय एवरीवन, सो अभी हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे डेट इज गैड एंड अनगैड बीटा। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे लीवर्ड एंड अनलीवर्ड बीटा। यानी हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि ये गैड का मतलब क्या होता है, अनगैड का मतलब क्या होता है, एंड फिर इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है बीटा गैड, बहुत गंदा सा फॉर्मूला है, ठीक है। एंड हम उस फॉर्मूला को इग्नोर करेंगे एंड हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि गैड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप समझ पाओ और आराम से आप एग्जाम्स में उसे सॉल्व कर पाओ, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझोगे नहीं तो एग्जाम में थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल टेक्निकल क्वेश्चन आ गया आपको दिक्कत आ सकती है। एंड हमें प्रिपेयर रहना चाहिए हर एक एंगल से, इसलिए हम इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये कंसेप्ट बहुत ही आसान लगेगा और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी अगर हमारे एग्जाम में दिखेगा ना तो हम सिक्योर फील करेंगे, हम खुश होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आया हमारे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए, मुझे सबसे पहले आपको ये समझाना है कि कौन सी कंपनी गैड है और कौन सी कंपनी अनगैड है। और एक बात मैं आपको वापस बता दूं, गैड और लीवर्ड दोनों का मतलब एक ही है, अनगैड और अनलीवर्ड दोनों का मतलब एक ही है। यानी ये दो अलग नाम है, आप ये कह सकते हो गैड और लीवर्ड दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अनगैड और अनलीवर्ड दोनों का मतलब सेम है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने बैलेंस शीट बना के रखा हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ ए। एंटिटी ए का बैलेंस शीट मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ और एंटिटी बी का मैंने बैलेंस शीट बना के रखा हुआ। अब देखो कि दोनों बैलेंस शीट में फर्क क्या है। एंटिटी ए की अगर हम बात करें, एंटिटी ए का इक्विटी फंड है 200 करोड़ का। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी है तो कंपनी में इक्विटी फंड तो हो गई, पर डेट फंड होगा नहीं होगा जरूरी नहीं। तो यहाँ पर लेकिन डेट फंड भी इनका है कितना, 400 करोड़ का इनका डेट फंड भी है। वही अगर मैं बात करूं एंटिटी बी की, तो एंटिटी बी में इक्विटी फंड है 500 करोड़ का और डेट फंड देखिए ना नील है, डेट फंड है ही नहीं यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी में डेट फंड नहीं होता है ना, जिस कंपनी में डेट फंड नहीं होता है उस कंपनी को हम अनगैड कहते हैं, अनलीवर्ड कहते हैं। मतलब उसे हम गैर नहीं कहते, गैरिंग कंपनी नहीं है वो, अनगैड कंपनी है। और जिस कंपनी में डेट फंड होते हैं हम उसे गैड कंपनी कहते हैं या फिर हम उसे लीवर्ड कंपनी कहते हैं। ये आपको समझना है। अब आप मेरी बात समझिए, अगर मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर्स हो, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक इन्वेस्टर्स को कौन सी कंपनी ज्यादा रास आएगी, कौन सी कंपनी ज्यादा पसंद आएगी? क्या वो कंपनी जिसके पास डेट फंड है या फिर वो कंपनी जिसके पास डेट फंड नहीं है? आप फील करके सोचिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मेरी कंपनी के इन्वेस्टर्स हो, आपने मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे या फिर आप मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो आप क्या चाहोगे, मेरी कंपनी में डेट फंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बता दूं, आप हमेशा ये चाहोगे कि मेरी कंपनी में डेट फंड ना हो, अगर हो तो भी बहुत कम हो। यानी जिस कंपनी का डेट फंड जितना कम होता है उतनी अच्छी वो कंपनी होती है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि डेट फंड होने का मतलब क्या, अगर इन केस ऑफ लिक्विडेशन वगैरह कुछ हुआ या फिर कंपनी प्रॉफिट्स में नहीं है, लॉसेस में, तो उसके बावजूद भी डेट वाले को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। इंटरेस्ट का पेमेंट तो उन्हें हमें मैंडेटरीली देना ही पड़ेगा, क्योंकि डेट फंड में एक ऑब्लिगेशन है। और कल को कंपनी की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो कंपनी को डेट ऑब्लिगेशन तो चुकाने पड़ेगा। अगर कंपनी डेट ऑब्लिगेशन टाइम टू टाइम नहीं चुका पाई तो ऐसा सिचुएशन में कंपनी को लिक्विडेशन का रास्ता चुनना पड़ेगा। और अगर लिक्विडेशन का रास्ता चुना जाएगा तो आपको पता है, अगर कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी से जो भी रिकवरी होता है, जो भी लिक्विडेटर वगैरह अपॉइंट करके जो कंपनी के एसेट्स को बेचने पर जो रिकवरी होता है, उस पर सबसे पहला मालिकाना हक किसका होता है? डेट वालों का होता है। इक्विटी वालों को तो रेसिडुअल मिलता है, लास्ट में बचा कुछ जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो इक्विटी वाले को मिलता है, बाकी सारा तो डेट वाले खा जाते हैं। तो ऐसे भी अगर एक कंपनी, मान लीजिए एक 500 करोड़ की कंपनी है, पूरी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ है, पर आपको पता है जब वो बिकने को जाती है ना, अचानक से जब उसे लिक्विडेट करते हैं तो उतना रिकवरी नहीं होता। 500 का 300 350 ऐसे कुछ रिकवर हो पाता है, क्योंकि अचानक से स्ट्रेस सेल करना होता है उन्हें। तो ऐसे सिचुएशन में ऑलरेडी पैसा कम रिकवर होता है और उस पर पूरा का पूरा सबसे पहला अधिकार, राइट जो होता है वो डेट वालों का होता है। लास्ट में कुछ बचता है तो वो किसको मिलता है? इक्विटी वालों को मिलता है। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि डेट फंड होना मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी कंपनी का डेट फंड हो। ऑब्वियसली बात है, डेट फंड होने पर मैंडेटरीली ऑब्लिगेशन रहता है, हमेशा इंटरेस्ट पेमेंट करो और बाद में जब टाइम आएगा तब प्रिंसिपल का भी पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन रहता है। और ये सारे ऑब्लिगेशन को अगर आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी। ऑब्वियसली बात है, मैं अगर एक अकेला इंसान हूं, समझ लीजिए ना, मेरा डेट फंड नहीं तो मैं खुले आम बिजनेस करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है। पर अगर मेरा डेट फंड रहेगा तो मेरे दिमाग में टेंशन चलते रहे, यार उनको भी पैसे चुकाने, अगर कमाई नहीं हुई तो उनको कैसे पैसे चुकाएंगे, तो बहुत सारे टेंशन हमारे दिमाग में रहते हैं। तो वैसे ही जो इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो कंपनी के मालिक ही होते हैं। तो कंपनी के मालिक को टेंशन होगा जब उस कंपनी में डेट फंड होगा, और इसीलिए इसीलिए उस कंपनी को रिस्की माना जाता है जिस कंपनी में डेट फंड है, और उस कंपनी को लेस रिस्की माना जाता है। देखिए कंपनी में रिस्क तो होता ही है, पर मोर रिस्की उस कंपनी को माना जाएगा जिस कंपनी के पास डेट फंड है, और लेस रिस्की माना जाएगा उस कंपनी को जिस कंपनी के पास डेट फंड नहीं है। ये हमने देखा। अब अगर आपको एक आइडिया दे दूं, आपने ऑलरेडी सिक्योरिटी एनालिसिस वैल्यूएशन में मैंने आपको समझाया बीटा का मतलब क्या।
बीटा हमने समझा था। बीटा अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें वहां पर भी हमने देखा बीटा का मतलब क्या। तो बीटा देखा जाए तो बीटा का मतलब क्या, रिस्की है ना। जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ज्यादा ही रिक्वायर रेट होता है, यानी मोर द बीटा मोर द रिस्की, यानी वो एंटिटी ज्यादा रिस्की है तभी तो उसका बीटा ज्यादा आएगा। अगर वो एंटिटी कम रिस्की होगा तो उसका कम बीटा आएगा। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने देखा हुआ है। बीटा हम निकालते भी कैसे थे, पोर्टफोलियो में गैप से निकालते थे कि क्या हम एक्सपेक्टेड रिटर्न उम्मीद कर रहे हैं क्या होगा, और क्या पिछले सालों में उसके अकॉर्डिंगली हम गैप्स निकालते हैं। गैप्स निकाल के अकॉर्डिंगली हम बीटा कैलकुलेट करते हैं। यानी बीटा का मतलब जो कंपनी स्टेबल नहीं है, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होते रहता है, उसके रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन होते रहता है, उस कंपनी का बीटा ज्यादा निकल के आता है ना। वो कंपनी रिस्की होती है यहाँ पर। तो बीटा ज्यादा होना मतलब कंपनी ज्यादा रिस्की होना। तो मुझे अब ये बताइए, एंटिटी ए में जबकि डेट फंड है, एंटिटी बी में डेट फंड नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो बीटा किसका ज्यादा होगा। जो कंपनी ज्यादा रिस्की होगी उसका बीटा ज्यादा होगा, जो कंपनी कम रिस्की होगी उसका बीटा कम होगा। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर अगर मान लीजिए बीटा 1.5 है तो ऑब्वियसली बात है यहां पर बीटा जो होगा 1.5 से कम होगा। मान लीजिए 1.2 होगा, कम होगा इसका बीटा, ये हमें पता चला। अब अगर हम बात करें, जैसे कि हमें पता है, जैसे हमें ये पता है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मैंने आपको ये समझाया था कि जिस कंपनी का रिस्क ज्यादा होगा उस कंपनी पे हमारा रिक्वायर रेट भी ज्यादा होता है। जिस कंपनी पर रिस्क ज्यादा होता है उस कंपनी में हमारा रिक्वायर रेट ज्यादा होता है। हम कहते हैं नहीं तू रिस्की है, तू हमें ज्यादा दे, तेरे से हमें ज्यादा उम्मीद है। जो रिस्की नहीं है तो उससे हमें कम उम्मीद है। जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, अगर बैंक टू बैंक अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, आप सबसे ज्यादा सेफ फील करते हो जनरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हालांकि उनका सर्विस बड़ा घटिया है पर फिर भी हम वहां सेफ फील करते हैं, हम वहां पैसा रखेंगे भले वो हमें 3% का इंटरेस्ट क्यों ना दे। और वो अगर दूसरी बैंक की बात करें, बंधन बैंक वगैरह ये सब जो है ये थोड़ी रिस्की होती है, तो वो 6% देने पर भी हम वहां पर पैसा रखना प्रेफर नहीं करते, है ना। तो कहने का मतलब ये रखते हैं पर फिर भी वहां पर रखते हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि जो कंपनी ज्यादा रिस्की होता है उस कंपनी से हमें ज्यादा उम्मीदें होती है, हमें उसे ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि रिस्क ज्यादा उठा रहे तो हमें रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। रिस्क कम उठाएंगे तो हमें रिटर्न कम चाहिएगा। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कंपनी जबकि मोर रिस्की है, ये कंपनी जो है ना मोर रिस्की है, ठीक है, तो इस पे हमें मोर रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, हमें ज्यादा रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, हमें ज्यादा रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए। ये कंपनी लेस रिस्की है तो हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न भी जो होगा वो कम होगा, जबकि रिस्की कम है तो रिक्वायर्ड रिटर्न भी कम होगा। और दूसरी एक और बात मैं बता दूं, यहां पर बीटा जो है इसका बीटा हायर होगा, है ना। इसका बीटा क्या होगा, हायर देन एंटिटी ए होगा, एंटिटी बी से। एंटिटी बी से इसका बीटा क्या हायर नहीं होगा, यस, क्योंकि इसके पास डेट फंड है, ज्यादा रिस्की है। ज्यादा रिस्की मतलब ज्यादा बीटा, और इसका बीटा क्या होगा, ये कम रिस्की है तो इसका बीटा लेसर होगा देन व्हाट, देन एंटिटी ए। एंटिटी ए से कम इसका बीटा होगा, हमें ये पता है। और आपको पता है हमने सीखा था ना, आर इक्वल आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा। यानी रिक्वायर रेट का मतलब क्या, जैसे रिस्क फ्री रेट तो हमें मार्केट से मिल जाता है, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह पे जो रिटर्न मिलता है, डेट इज कॉल्ड रिस्क फ्री रेट, जहां पर कोई रिस्क नहीं रहता है। और मार्केट रिटर्न यानी सेंसेक्स निफ्टी की बात करें तो आरएम हमें पता चल जाता है मार्केट क्या रिटर्न दे रहा है। अब हम बीटा हम करते क्या, बीटा का मतलब ही क्या, अगर पोर्टफोलियो की मैं बात करूं, पोर्टफोलियो से समझाए बीटा का मतलब क्या, बीटा का मतलब ही ये कि हम ये चेक करते हैं कि मार्केट से कंपेरेटिवली कितना रिस्की हो। मार्केट से ज्यादा रिस्की होंगे तो बीटा 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि मार्केट का बीटा तो हमेशा 1 होगा, ये तो हमें हमेशा पता होना चाहिए। मार्केट का बीटा डेट इज, अगर हम प्रॉक्सी माने मार्केट को, सेंसेक्स या निफ्टी, तो मार्केट का बीटा तो हमेशा हम 1 एज्यूम करते हैं। तो मार्केट का बीटा अगर आप हमेशा 1 एज्यूम करोगे तो मार्केट का बीटा से आपका बीटा कब ज्यादा होगा, जब आप ज्यादा रिस्की होगे कंपैरेटिवली मार्केट से। अगर आप कम रिस्की होगे आपका बीटा कम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आगे आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे हम अगर हमें अलग अलग कंपनी का बीटा अगर पता चल जाए तो हम उस कंपनी का रिक्वायर्ड रेट क्या नहीं निकाल सकते, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे पता चल गया कि बैलेंस शीट ऑफ एंटिटी ए का क्या बीटा है, मैंने ये पता कर लिया, एंटिटी बी का क्या बीटा मैंने पता कर लिया, तो बीटा अगर मैंने पता कर लिया तो मैं ये जान पाऊंगा कि एंटिटी ए से मुझे क्या रिक्वायर्ड चाहिए, एंटिटी बी से मुझे क्या रिक्वायर्ड चाहिए, मैं जान पाऊंगा। क्यों, आर इक्वल क्या करते हैं, आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा। मैंने कहा आर एफ सबका सेम होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबके लिए सेम है, सारी कंपनी के लिए आर एफ सेम होता है, और सारी कंपनी के लिए आर एम भी सेम होता है, क्योंकि वो सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न होता है, मार्केट रिटर्न होता है। यानी आर एफ आर एम आर एफ जो होता है ये सबके लिए सेम होता है। यानी किसी भी एंटिटी का अगर आपको रिक्वायर्ड रेट निकालना है तो उस एंटिटी का बीटा जान लो, और उस एंटिटी का बीटा जानते हैं हम कैसे, पोर्टफोलियो में हम सीखते हैं उस एंटिटी का बीटा हम जानते हैं। तो मैंने यहां पर एज्यूम किया, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि बीटा रिस्की एंटिटी का हायर होता है एज कंपेयर टू लेस रिस्की एंटिटी, हमें ये पता है। तो हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए पूरे के पूरे
इकोनॉमी में पूरी की पूरी आरएफ क्या है 5% हमने माना और मार्केट का रिटर्न क्या है 15%। ये क्या सब कंपनी के लिए सेम रहेगा? ये सब कंपनी के लिए सेम रहेगा। मैं एक बार जस्ट आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम पता कर सके कि हम अनगैड गैड में क्या सीखने वाले, ये जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा क्यूमुलेट कर रहा हूं चीजों को। यहां पर आप देखिए, मान लीजिए बीटा 1.2 है, मान लीजिए बीटा कितना है 1.2 है, तो हम यहां पर एक काम करते हैं, हम यहां पर ये समझ लेते हैं कि इसका जो बीटा है 1.2 है और इसका जो बीटा है 1.5 है। ये जस्ट मैंने एक एजम्पशन लिया, मान लीजिए। तो आप मेरी बात समझिए, क्यों मैंने इसका 1.2 लिया? क्योंकि ये कम रिस्की है और ये ज्यादा रिस्की है तो इसका बीटा ज्यादा होगा। तो यहां पर हमने बोला कि अगर मान लो बीटा 1.2 है, अगर बीटा 1.2 है तो रिक्वायर्ड कितना होगा? रिक्वायर्ड कितना होगा मुझे बताइए? आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा। और आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा कुछ नहीं होता है, रिस्क फ्री रेट 5% आपको चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स देता है। और मार्केट आर एफ के ऊपर कितना दे रहा है? मार्केट देखिए, मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड्स 5% दे रहा है और मार्केट 15% दे रहा है, यानी मार्केट आरएफ के ऊपर एक्स्ट्रा कितना दे रहा है? 10% दे रहा है ना। मार्केट एक्स्ट्रा से 10% का प्रीमियम दे रहा है, क्योंकि जनरली तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रिस्क फ्री बॉन्ड्स भी आपको 5% देते हैं, पर मार्केट 15% दे रहा है, यानी निफ्टी सेंसेक्स 15% दे रहा है। तो मतलब ये एक्स्ट्रा 10% दे रहा है आपको रिस्क उठाने का, क्योंकि बॉन्ड्स में रिस्क होता नहीं है, कंपनीज में मार्केट में रिस्क होता है। तो मार्केट में रिस्क है तो मार्केट रिस्क उठाने का 10% दे रहा है। और हमें पता है कि मार्केट का बीटा 1 होता है हमेशा, तो मार्केट का बीटा जब 1 होता है, मार्केट 10% आपको प्रीमियम देता है। और वैसे यहां पर आप बताइए 1.2 अगर बीटा है, अगर 1 के बीटा में 10% का प्रीमियम दिया जाता है तो 1.2 के बीटा में कितना प्रीमियम दिया जाएगा? 12%। 12% प्रीमियम मिलना चाहिए किसका? अगर बीटा 1.2 हुआ तो एंटिटी को 12% प्रीमियम मिलना चाहिए, एंटिटी से इन्वेस्टर को, और 5% तो आरएफ मिली गई, यानी 17% आएगा। और वही हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में बैठा देते हैं। फॉर्मूला में बैठाओगे आपकी बात है, पर समझने के लिए तो सिंपल सी बात है। वैसे अगर हम बात करें बीटा 1.5, मार्केट बीटा 1 में 10% का प्रीमियम देते हैं, अपार्ट फ्रॉम आरएफ का 5% जो है वो तो देता ही है, एक्स्ट्रा से 10% प्रीमियम देता है मार्केट 1 के बीटा में। आपका बीटा 1.5 है तो आपको कितना चाहिए? अगर 1 के बीटा में 10% देता है तो 1.5 के बीटा में कितना देगा? 15% देगा। तो 15% प्रीमियम आपको चाहिएगा इस केस में, अगर बीटा 1.5 है तो, और प्लस आरएफ भी तो चाहिएगा 5% का, तो अब देखिए 20% हो गया। और वही आप क्या करोगे, फॉर्मूला में बैठाओगे, अलग बात है। तो हमें तो दिमाग में ये रखना है कि हमें आरएफ चाहिए होता है और हमें ये देखना होता है कि मार्केट 1 के बीटा में कितना दे रहा है और आपका बीटा कितना, आपका जितना बीटा उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रीमियम निकालो, आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम। तो आगे अगर हम अल्टीमेटली रिक्वायर रेट कैसे निकाली ये समझे, तो सिंपल सी बात है, रिक्वायर रेट का मतलब क्या है? रिस्क फ्री रेट आपको जो चाहिए, आरएफ तो आपको चाहिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स देता है आपको, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? रिस्क प्रीमियम चाहिए आपको, है ना। रिस्क प्रीमियम हमें चाहिए होता है। और ये रिस्क प्रीमियम क्या है, कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे मार्केट कितना प्रीमियम देता है, और मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है, मार्केट कितना प्रीमियम देता है, और आप चेक करोगे आपका क्या बीटा है, उसके अकॉर्डिंगली निकालोगे। तो आरएफ तो आपको पता ही है 5% होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर मार्केट जो है वो कितना प्रीमियम देते हैं। आरएफ देखिए 5% है, मार्केट रिटर्न देता है 15%, यानी इसी से हमें पता चलिए कि मार्केट का रिस्क प्रीमियम जो है वो है 10% और मार्केट का बीटा 1 होता है हमेशा। तो ऐसे सिचुएशन में आप कितना प्रीमियम मांगोगे एंटिटी, अगर मैं इसकी बात करूं पहले वाले की, तो यहां पर आप देखिए इसका बीटा 1.2 है तो आप इससे प्रीमियम कितना मांगोगे? 12%। यानी हम ये कह सकते हैं ये रिस्क प्रीमियम कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, बीटा लगाएंगे अपना इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, है ना, हमारा अपना रिस्क प्रीमियम निकल के आ जाएगा। और अगर हम यहां पर बात करें 1.2 बीटा है, मार्केट 10% दे रहा है तो 12% आ जाएगा यहां पर, एंड 12% प्लस 5% कितना हो गया? 17% हो गया। तो हम आराम से इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिक्वायर रेट क्या है हमारा। अब देखो, एक बार अगर आपने रिक्वायर रेट अपना निकाल लिया तो ऐसा सिचुएशन में अब आप उसका प्राइस पता कर लोगे कि कितना प्राइस आपको देना होता है ना, क्योंकि आपने पता लिया कि आपने पता कर लिया कि आपका रिक्वायर रेट कितना है, आपने ये पता कर लिया। अब वैसा सिचुएशन में ऑब्वियसली बात है, कंपनी कितना कमाती है एक्चुअल में, अर्निंग पर शेयर, है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, प्राइस निकाल लेते हैं, या फिर डिविडेंड के बेसिस में निकालते हैं D1 बाई, या फिर हम अर्निंग को कैपिटलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम अर्निंग के बेसिस में बात करें तो मान लीजिए अर्निंग है ₹5 और रिक्वायर रेट तो हमने निकाल ही लिया था बीटा का हेल्प लेके, ये रहा 17% हमने निकाला था, है ना। तो अब क्या करोगे, अब सीधी सी बात है, आप समझोगे कि 5 आपको जिंदगी भर कमाना है, तो हम क्या करते थे, 5 को इकट्ठा पुल कर लेते थे। तो 5 को डिवाइड बाय 17% करोगे तो 29.41 आ जाएगा आपका प्राइस। और वही अगर आप देखेंगे, अगर आपका रिक्वायर रेट ज्यादा है, अगर आपका रिक्वायर रेट 20% है तो प्राइस आएगा आपका 25। देखिए दोनों के केस में अर्निंग आपका 5 ही है, पर रिक्वायर रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस कम होगा, क्योंकि जो कंपनी रिस्की है, जो कंपनी रिस्की है उस पर हमारा रिक्वायर रेट ज्यादा होगा, और अगर हमारा रिक्वायर रेट ज्यादा होगा तो हम प्राइस कम देना चाहेंगे, यानी इसलिए प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड होता है आपका
टू रिक्वायर्ड जो आपका है ना उसका उल्टा होता है, यानी जब रिक्वायर्ड बढ़ता है प्राइस कम होता है, जब रिक्वायर्ड गिरता है प्राइस ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बस ये समझाई, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी एनालिसिस में पढ़ा है। एंड ये सारी चीजें समझाने का एक ही कारण था कि हमें अल्टीमेटली बीटा जो है उसका मैंने आपको बताया कि बीटा का क्या रोल है, एंड बीटा की मदद से हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड निकालते हैं, फिर रिक्वायर्ड की मदद से हम प्राइस निकालते हैं। तो इसलिए आप समझ पा रहे होंगे कि बीटा कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे कि एक तो बीटा हमने पोर्टफोलियो में सीखा है कि हम बीटा कैसे निकालेंगे, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम प्रॉक्सी एंटिटी का मदद लेके, जो सिमिलर एंटिटीज होती है, सिमिलर एंटिटीज का मदद लेके हम अपना बीटा निकालते हैं, जो कि हम यहां पर सीखेंगे अभी। तो यहां पर अब मैं आपको अल्टीमेटली कंक्लूजन दूं तो मैंने आपको बस इतना ही समझाया कि जिस कंपनी में डेट फंड है वो गैड कंपनी है ना, जिस कंपनी में डेट फंड नहीं है वो अनगैड कंपनी, ये हमने समझा। और इसलिए बीटा ऑफ अनगैड सिर्फ उसी का होता है जिस कंपनी में डेट फंड नहीं होता है, और बाकी सबका बीटा गैड होता है, क्योंकि जिसका डेट फंड है उसका बीटा गैड आएगा, गैड बीटा आएगा, जिसका डेट फंड नहीं उसका अनगैड बीटा आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि यहां पर बीटा ऑब्वियसली बात है उसका ज्यादा होगा जिसका गैर, जो गैड कंपनी जिसका जितना डेट फंड उतना ज्यादा बीटा, जितना कम डेट फंड उतना कम बीटा होगा, और अल्टीमेटली प्राइस भी उसके अकॉर्डिंगली बीटा ज्यादा होगा तो आपका रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, रिक्वायर्ड ज्यादा होगा तो प्राइस कम होगा, है ना। तो ये सारी बातें हमने करी और मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब अल्टीमेटली फाइनली हमने थोड़ा सा 10 to 12 मिनट्स लिया, अब हम फाइनली क्या करें, एक्सप्लेनेशन पे जा रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे गैड और अनगैड का जो फॉर्मूला है उसके रिगार्डिंग में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहां पर आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉक्सी एंटिटी का डेटा पता है, जैसे मान लीजिए एक प्रॉक्सी एंटिटी मैंने लिया एबीसी लिमिटेड, और दूसरा मैंने क्या लिया पता है, मेरी खुद की एंटिटी जगाती लिमिटेड। यानी मान लो फॉर एग्जांपल मैं जगाती लिमिटेड हूं, मेरा आप कंपनी है, मेरा एक एंटिटी है और वो उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है जिस इंडस्ट्री में ये प्रॉक्सी एंटिटी है, यानी दोनों सिमिलर इंडस्ट्री से, दोनों का सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब ये प्रॉक्सी एंटिटी जो है ये रिलेटेड टू हमारे बिजनेस है, तो हम प्रॉक्सी एंटिटी की मदद से हम क्या करेंगे, हमारा बीटा निकालेंगे। यही मेन इस फॉर्मूला का रोल है कि आप क्या करोगे, सिमिलर एंटिटी का बीटा का हेल्प लेके, उनका डेटा का हेल्प लेके आप अपना बीटा निकालते हो। तो हम कैसे निकालेंगे आप ये समझिए। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं प्रॉक्सी एंटिटी की बात करूं, प्रॉक्सी एंटिटी का डेटा क्या दिया हुआ है, अब ये देखिए, प्रॉक्सी एंटिटी का डेट इज टू इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, कितना 2.5:1, यानी इनका अगर डेट फंड 2.5 है तो इक्विटी फंड कितना होगा, इनका 1 होगा, ये हमें पता चला है ना। डेट फंड अगर इनका 2.5 है तो इक्विटी फंड इनका 1 होगा। इक्विटी बीटा दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात, यहां पर इक्विटी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो हम बीटा निकालते हैं आर ई इक्वल आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा, जो हम निकालते हैं आर ई तो हम इक्विटी का तो निकालते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी है ना, इसलिए बीटा इक्विटी की बात करें, ये इक्विटी बीटा होता है, कितना इक्विटी बीटा 1.25 है। टैक्स रेट भी हमें 30% दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसकी मदद से, ये डेटा की मदद से हम क्या करते हैं, अपना एंटिटी का देखिए, हमारा डेट इक्विटी रेशियो तो हमें पता होगा, हमें तो पता ही होगा कि हमारा कितना डेट फंड है, कितना इक्विटी फंड है, ऑब्वियसली बात है हर कंपनी को पता होगा उनका कितना डेट फंड है, कितना इक्विटी फंड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डेट इक्विटी रेशियो उसको पता होगा। अब हमें निकालना है क्या, इक्विटी बीटा, क्वेश्चन मार्क, हमें निकालना है इक्विटी बीटा। तो मैं जगाते लिमिटेड का इक्विटी बीटा आप समझ लीजिए, प्रैक्टिकल आप समझ लीजिए, प्रैक्टिकली मुझे यहां पर जगाते लिमिटेड का मुझे पता है डेट इक्विटी रेशियो क्या है, मुझे निकालना है इक्विटी बीटा। तो आप देखोगे अभी कि मैं प्रॉक्सी एंटिटी की मदद से मैं कैसे अपना बीटा निकालूंगा, क्योंकि प्रॉक्सी एंटिटी का बीटा भी हमारे पास है, प्रॉक्सी एंटिटी का डेट टू इक्विटी भी हमारे पास है। अब मेरी बात आप समझिए, यहां पर समझाने से पहले एक एक चीजों को मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अब देखिए डेट इज टू इक्विटी 2.5:1 है, और यहां पर अगर आप देखोगे डेट इज टू इक्विटी 1.8:1 है। तो अब बताइए कौन ज्यादा रिस्की हुआ, कौन ज्यादा रिस्की हुआ, ये मोर रिस्की है सिंस मोर डेट फंड, इसका डेट फंड ज्यादा है ना, क्योंकि 2.5 इसका डेट है 1 की इक्विटी में, और इनका 1.8 डेट फंड है 1 की इक्विटी में, तो यहां पर इसका लेस रिस्की हुआ ना, ये कम रिस्की हुआ है एज कंपेयर टू प्रॉक्सी एंटिटी। तो आप बताइए इसका बीटा क्या होगा, इसका बीटा होगा हायर, ये हमें पता चला, और इसका बीटा क्या होगा, लेसर, इसका बीटा कम होगा, ये हमें पता चला। तो आप देखिए यहां पर अगर इनका बीटा 1.25 है तो इससे हम ये तो अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका बीटा जो है ना वो लेस देन 1.25 होगा, ये तो हमें पता चल चुका कि बीटा जो है वो लेस देन 1.25 होगा, ये हमें पता चल चुका, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, अब आगे आ जाओ, समझिए मेरी बात को एकदम ध्यान से अच्छे से। देखिए कंपनी का डेट इज टू इक्विटी कितना है, कंपनी का डेट इज टू इक्विटी कितना है, 2.5/1, 2.5:1, 2.5/1। हम क्या करेंगे, हमेशा मेरी बात को ध्यान में रखना, हम हमेशा इस इक्विटी को 100% बनाएंगे, हमेशा इस इक्विटी को आपको 100% बनाना है, ये आपको दिमाग में डाल लेना। क्यों बनाएंगे ये भी आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि हम अनगैड की बात करें तो अनगैड कंपनी का इक्विटी 100% होगा, डेट 0 होगा,
अनगेड कंपनी का इक्विटी क्या होगा, 100% होना पड़ेगा, जहां पर डेट फंड नहीं, मतलब इक्विटी पूरा का पूरा, तो मतलब इक्विटी 100% होना पड़ेगा। और वही रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, हम इक्विटी को हमेशा 100 बनाते हैं, क्योंकि मुझे गैड से दूसरी कंपनी का एक गैड कंपनी का हेल्प लेके मैं दूसरी कंपनी का गैड बीटा निकालूंगा, तो मुझे पहले अनगैड बीटा निकाल के फिर गैड बीटा निकालना होगा। ये मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। तो यहां पर आप देखिए, आपको ये दिमाग में रखना है कि आप हमेशा इक्विटी को कितना बनाओगे, 100% बनाओगे। ये हमें दिमाग में रखना, हम 3-4 एग्जाम्पल कर लेंगे, हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यहां पर डेट बाय इक्विटी 2.5/1 है। मुझे क्या करना है, स्कूल में अपने मैथ सीखा होगा, है ना, हम जो करते थे डिनोमिनेटर को हम जिससे मल्टीप्लाई करते थे उसी को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो स्कूल में आपने सीखा हुआ है, स्कूल में 7-8 में सीखा होगा आपने। तो आप देखिए यहाँ पर मुझे इक्विटी कितना है, 1 है, मुझे इसको बनाना कितना, 100 बनाना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 हो जाए, मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो ये 100 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इक्विटी जो कि 1 था, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 100 हो गया आपका। सेम वैसे अगर मैं डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मुझे न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? यस, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, है ना। तो ये आ रहा कितना वैल्यू, 250/100 आ रहा आपका, यानी ये आया कितना, 250/100। यानी हमारा जो डेट इज टू इक्विटी 2.5/1 था, उसी को हमने 250/100 बना दिया। आप इसको फिर से कट करके देखोगे तो 2.5/1 ही आएगा, बस मुझे इक्विटी को 100 बनाना था, तो मैंने पता किया 250/100 होता है। अब आप मेरी बात को समझिए, आपने इतना कुछ पढ़ा है, क्या डेट में हमें टैक्स सेविंग मिलता है? यस, हमें डेट में टैक्स सेविंग मिलता है। क्या इक्विटी में हमें टैक्स सेविंग मिलता है? नहीं, डेट के इंटरेस्ट पे हमें टैक्स सेविंग मिलता है, डेट के इंटरेस्ट पे हमें टैक्स सेविंग मिलता है, ये हमें पता चला। पर इक्विटी के डिविडेंड वगैरह में हमें कभी भी टैक्स सेविंग नहीं मिलता है। अब मेरी बात समझिए, हम जो बीटा निकाल रहे हैं, ये बीटा का अल्टीमेटली हम यूज कहां करते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न में। ये बीटा का अल्टीमेटली तो हम यूज करेंगे रिक्वायर्ड रिटर्न में, यानी अल्टीमेटली हम रिटर्न्स की बात करें यहाँ पर, है ना, हम रिटर्न्स में यूज करेंगे। तो मेरा कहना ये कि डेट पे मानता हूं मैं, डेट पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, डेट फंड जितना ज्यादा होगा आपको उस पर इंटरेस्ट लगेगा, आई एग्री। पर जितना आपका इंटरेस्ट लगेगा, क्या उस पर 30% का टैक्स सेविंग नहीं होगा आपका? जितना भी आपका इंटरेस्ट लगेगा उस पर आपका 30% का टैक्स सेविंग नहीं होगा? होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं 100 रुपीज, मान लीजिए मैंने 100 रुपीज बोरो किया, इस पर मेरा 10% का इंटरेस्ट लग रहा है और टैक्स रेट आपका 30% है, तो रियल में मेरा 10 रुपीज नहीं लगेगा, रियल में मेरा 7 रुपीज ही तो लगेगा, मेरा 10 रुपीज तो लगेगा नहीं रियल में, क्योंकि इसमें मुझे 30% का टैक्स सेविंग मिल जाएगा, मेरा 7 रुपीज लगेगा। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि 100 में मुझे 7% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि 10% मेरा इंटरेस्ट है, तो क्या हुआ, 30% टैक्स सेविंग मिलेगा, यानी नेट पे मेरा 7% का ही ब्याज लग रहा है, नेट पे मेरा 7% का ही इंटरेस्ट लग रहा है। दूसरी एक और बात मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ आपको पता है, दूसरा एक और चीज मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में मेरा 10% लग रहा है ना, इसको मैं काट के 7% लिखूं, इसको मैं काट के 7% लिखूं, इसके जगह मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, मैं इस 100 को काट के मैं 70 लिखूं, क्योंकि देखिए 100 का 7% भी 7 होता है और 70 का 10% भी 7 ही होता है। तो दोनों चीज कर सकते हो, या तो आप इस वैल्यू को, डेट फंड को आप कम कर दो और इंटरेस्ट को पूरा 10% रहने दो, और या फिर आप क्या करो, इसको 10% की जगह 7% बना दो। तो मैंने क्या सोचा, मैंने भी यहां पर ये सोचा कि ये जो मेरा डेट फंड है, ये तो चलो वैल्यू है मेरा डेट फंड, मैं इसी को नेट ऑफ टैक्स कर दूं और बाद में इंटरेस्ट पूरा का पूरा लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर 250 को नेट ऑफ टैक्स अगर आप करोगे, नेट ऑफ टैक्स करोगे तो कितना आएगा, 250 डेट फंड है आपका, ये देखिए 250 आपका क्या है, डेट फंड है। तो 250 को अगर मैं नेट ऑफ टैक्स करना चाहूं तो 250 में से 30% क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 250 पे अगर 30% माइनस होगा तो 175 होगा, यानी आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है डेट के इंटरेस्ट पे, है ना। तो इसके हिसाब से हम ये मानेंगे डेट फंड रियलिटी में आपका 250 है ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग मिलने के बाद उसको नेट करें तो रियलिटी में आपका डेट फंड 175 का ही है। रियलिटी में हमारा डेट फंड कितना 175 का है और इक्विटी हमने 100 का बना दिया। यानी कुल मिला के वापस से अगर मैं आपको नीचे अगर आपके साथ में बात करूं, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैंने कहा कि डेट बाय इक्विटी जो है 2.5/1 है, ये मैंने लिखा था। मैंने फिर इसको क्या किया, 100 बनाया तो मल्टीप्लाइड पे मैंने 100 कर दिया और ऊपर को भी मुझे 100 करना पड़ेगा, तो मैंने कहा ये 250। अब ये 250 क्या है, डेट है ये, और ये क्या है, इक्विटी है। अब डेट में टैक्स सेविंग होता है तो 250 को मैंने क्या बनाया, मैंने 175 बना दिया 250 को। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा डेट फंड 175 है और इक्विटी फंड मेरा 100। तो यहां पर क्या मैं ये लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि डेट मेरा जो है 175% है और इक्विटी मेरा जो है वो 100% है। ये मुझे पता चला, दोनों मिला के 175% मुझे दिख रहा है, सॉरी 175 नहीं 275% मुझे दिख रहा है दोनों मिला के, क्योंकि 175 डेट और इक्विटी 100, यानी 275% दोनों मिला के मेरा टोटल है। अब मेरी बात समझिए, ये हमने किसका डेटा लिया था, ये हमने प्रॉक्सी एंटिटी का डेटा लिया था। क्या प्रॉक्सी एंटिटी का बीटा आपके पास है? यस, आपका बीटा है 1.25 आपका बीटा है। तो प्रॉक्सी एंटिटी का बीटा कितना है, 1.25 है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस रेशियो पे
जब डेट आपका 250 नहीं है, 175% है नेट ऑफ टैक्स और इक्विटी 100% है, इस रेशियो में हमारा बीटा जो है 1.25 है, ये हमने पता किया। इस रेशियो में हमारा बीटा 1.25 है। कब? जब आपका टोटल 275% है। 275% यानी 175% का डेट और इक्विटी 100% का। तो यहां पर बीटा इतना है। तो अगर मैं कहूं कि अगर मान लीजिए डेट 0 होता, डेट अगर 0% होता, इक्विटी सिर्फ आपका 100% होता, तो ऐसे सिचुएशन में बीटा क्या होता है कि हम नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते। हम कहते हैं ये तो 175% के केस में है 1.25, 175 भी नहीं, बार बार क्यों 175 लिख रहा हूं मैं, 275% पे, क्योंकि 175% डेट और 100% इक्विटी। वैसा सिचुएशन में बीटा आपका इतना है। धीरे धीरे समझिए, आगे एग्जांपल में और समझ में आएगा, आराम से, टेंशन ना लीजिए। जितना अभी अभी समझा रहा हूं वो समझिए, सब क्यूमुलेट अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे, है ना। तो यहां पर 275% में आपका बीटा 1.25 है। तो मैं कहना चाहता हूं कि डेट अगर 0% हो, इक्विटी 100% हो, तो बीटा कितना होगा? हम ये कहेंगे अगर हम ये कहेंगे 275% में 1.25 बीटा होता है, तो 100% में कितना होगा? हम ऐसे कहेंगे 1.25 डिवाइड बाई 275% कर देंगे, इंटू 100% कर देंगे। और या फिर आपने तो स्कूल में मैथ सिखाई है कि 275% में अगर बीटा 1.25 है, तो 1% में कितना होगा? 1.25 बाई 275% होगा। 100% में कितना होगा? 1.25 डिवाइडेड बाई 275% इंटू 100% होगा। हम निकाल लेंगे। तो हमने पता कर लिया कितना आएगा, देखिए 125 डिवाइडेड बाई 275, 0.4545 आ रहा है। हमारा बीटा आ चुका है 0.4545। अब मुझे बताइए, ये जो हमारा बीटा आया 0.4545, ये क्या है? ये गैड बीटा या अनगैड बीटा? आप मुझे ये बता दीजिए बस। ये आप सोचिए, फील कीजिए। गैड मैंने मतलब गैड का मतलब डेट और अनगैड का मतलब ओनली इक्विटी। तो मुझे बताइए ये 0.4545 आपका क्या है? ये गैड है या फिर अनगैड है? समझिए मेरी बात को। हमने यहां पर क्या लिया? हमने कहा कि डेट 0%, इक्विटी 100%, तभी तो हम बीटा निकाल रहे। और हमने क्या किया? सिर्फ 100% लिया जो कि इक्विटी का है। हमने 175% डेट वाला नहीं लिया। तो हमारा ये बीटा है, तो ये तो अनगैड बीटा हुआ ना हमारा। ये हमारा क्या हो गया? अनगैड बीटा हो गया, जिसे हम बी यू कहते हैं। बी यू कहते हैं हम इसे, अनगैड बीटा। हमने अनगैड बीटा निकाल लिया। अब अगर हमारे पास अनगैड बीटा आ गया, तो हम क्या करेंगे? जगाती लिमिटेड, जो मेरी कंपनी जगाती लिमिटेड, उनका डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से मैं उनका गैड बीटा निकालूंगा। यानी कहने का मतलब, अब मैं वापस से आपको रिकॉल कराऊंगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको। मैंने प्रॉक्सी एंटिटी की बात की, जहां पर मैंने कहा कि इनका डेट इक्विटी रेशियो 2.5/1 है। तो मैंने इसे पता किया कि अल्टीमेटली इनका 175% का डेट है नेट ऑफ टैक्स, और इक्विटी 100% का है ना। तो दोनों को अगर मिला दूं, अगर मैं, चलो यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इनका 275% है ना, 275% है। 175% डेट और 100% इक्विटी। और ऐसा सिचुएशन में बीटा है 1.25। पर मुझे चाहिए अनगैड बीटा। अनगैड बीटा का मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि मान लीजिए डेट फंड अगर होता ही नहीं, सिर्फ इक्विटी होता, तो ऐसा सिचुएशन में बीटा कितना होता? तो मैंने कहा चलो ठीक है, डेट अगर 0% हो जाए, इक्विटी 100% हो जाए, तो बीटा क्या होगा? तो हमने कहा ठीक है, 1.25 तो बीटा जब हुआ था जब आपका 275% था टोटल। तो 100% में कितना होगा? 1.25 डिवाइड बाई 275% इंटू 100% कर दीजिए, आपका आ गया बीटा। तो ये जो बीटा आपका है, ये क्या? बीटा अनगैड है। अनगैड बीटा है आपका 0.4545। हमने क्या निकाला? ये अनगैड बीटा। चलिए, ये हमने निकाल लिया 0.4545। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि जगाती लिमिटेड का, जबकि प्रॉक्सी एंटिटी से रिलेटेड ही एंटिटी है, हम देखेंगे जगाती लिमिटेड का गैर है क्या। अगर जगाती लिमिटेड में कोई गैर नहीं होता ना, अनगैड होता है जगाती लिमिटेड, तब तो हम कहते हैं जगाती लिमिटेड का बीटा यही है, क्योंकि अनगैड बीटा यही है। जहां पर कोई डेट फंड नहीं, जिसका कोई डेट फंड नहीं, उनका बीटा यही होगा, है ना। और यहां पर जबकि इनका बीटा है, इनका डेट इक्विटी रेशियो है, डेट फंड है इनका, तो हमें ये जानना है कि इनका क्या बीटा होगा। तो आराम से हम क्या कहेंगे? हम वापस ही कहेंगे 1.8/1, डेट बाई इक्विटी 1.8/1, दोनों पे 100 लगा देंगे, तब इक्विटी 100 हो गया और ऊपर वाला 180 हो गया। पर ऊपर वाले को तो नेट ऑफ टैक्स करना है, डेट वाले को। तो 180 को काट के मैंने 126 कर दिया, 30% हटा दिया उसमें से टैक्स, तो 126/100 है। तो मुझे पता चला डेट इसका 126% है और इक्विटी इसका कितना है? 100% है। यानी जगाती लिमिटेड का डेट है नेट ऑफ टैक्स 126% और इक्विटी 100%, तो टोटल कितना हो गया? 226% हो गया। तो मैंने अभी तो आपको बताया कि ये आपका क्या अनगैड बिट है, ये 100% इक्विटी का बिट है। तो 100% इक्विटी में आपका 0.4545 का बीटा हो रहा है, तो हमारा 226% में कितना होगा?
226% में कितना होगा, आप ये कहोगे 0.4545 इंटू 226% लगा दोगे, बस बात खत्म, 1.02717 आ गया। देखिए 1.02717 है, और क्या ये 1.25 से कम है? यस, ये 1.25 से कम है, जो कि मैंने आपको बताया होना चाहिए। यानी अल्टीमेटली हम कुछ नहीं करते यहाँ पर, हम प्रॉक्सी एंटिटी का डेट इक्विटी रेशियो की मदद से इक्विटी का पोर्शन निकालते हैं, डेट का पोर्शन निकालते हैं, और प्रॉक्सी एंटिटी का बीटा तो होता ही है। तो प्रॉक्सी एंटिटी की मदद से हम अनगैड बीटा निकालते हैं। हम ये पता करते हैं कि अगर मान लीजिए डेट फंड हुई ना, तो क्या अनगैड बीटा होगा। अब दूसरे सिमिलर एंटिटी का कोई डेट फंड नहीं, तो वही अनगैड बीटा उनका होगा। और अगर उनका डेट फंड है, तो ऐसा सिचुएशन में हम उनका देखेंगे कि कितना पोर्शन ऑफ इक्विटी, कितना पोर्शन ऑफ डेट है, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, बीटा निकालेंगे उनका। तो यहां पर ये पूरा मैंने आपको समझाया, अभी आपको कम समझ में आया, लेकिन अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा ना फटाफट से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम एग्जांपल करते हैं, हम एग्जांपल करते हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आएगा, पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। मान लेता हूं प्रॉक्सी एंटिटी है, ठीक है, प्रॉक्सी एंटिटी का हमने ले लिया डेट इज टू इक्विटी 0.70, ये मैंने जस्ट ऐसे लिया, डेट इज टू इक्विटी 0.70 लिया मैंने, और इनका इक्विटी बीटा जो है ये हो गया, ले लेते कितना, पॉइंट है, बीटा 1 से भी कम हो सकता है मार्केट से, वो अलग मैटर है, जरूरी नहीं है। तो हम चलिए इसका बीटा हम ले लेंगे कितना, 0.95, ये मैंने 0.95 इनका बीटा लिया, 0.95 इनका मैंने इक्विटी बीटा ले लिया, और टैक्स रेट हम 30% ही रखते हैं, ठीक है। अब इसकी मदद से मुझे क्या निकालना है, मुझे जगाती लिमिटेड का इक्विटी बीटा निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। और इनका डेट इज टू इक्विटी जो है, मान लेते 0.87 है, सब रैंडम मैंने लिया, कितना है 0.87 हमें निकालना है। तो आराम से निकालेंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं लिखूंगा डेट बाय इक्विटी, कितना है 0.70 है। तो क्या 0.70 को 0.70 बाय 1 लिख सकता हूँ, यस। 0.70 मतलब क्या, 0.70 बाय 1, और 1 को मुझे 100 बनाना है, इक्विटी को 100 बनाना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, तो ऊपर वाला भी 100 होगा मल्टीप्लाइड बाय, तो ये 70 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे 70 जो ऊपर वाला है वो तो डेट है, डेट में तो टैक्स सेविंग होता है, तो 70 को मैं 30% टैक्स सेविंग काटूंगा, तो कितना आएगा 49 आएगा आपका, 49 आएगा। तो मुझे पता चला यहाँ पर ये दोनों को अगर मैं मिला दूं, तो मुझे पता चला 49% डेट है, 100% इक्विटी है ना। टोटल कितना हो गया, 149% हो गया, टोटल 149% हो गया। और बीटा कितना है, बीटा है 0.95, बीटा 0.95 का 149% में बीटा 0.95 है। तो मुझे अनगैड बीटा निकालना है, मुझे बीटा यू निकालना है, डेट इज ओनली 100% इक्विटी मुझे निकालना है। तो क्या मुझे बता पाओगे कितना होगा? मैं कहूंगा 0.95 बीटा कब हुआ, जब 149% है, तो 149% से मैंने डिवाइड किया। 0.95 तो कब है, जब 149% है, 100% इक्विटी 49% डेट में, तो आपका 100% में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100% कर देंगे, आ जाएगा हमारा, कितना आया 0.95 इंटू 100, 95 डिवाइडेड बाई 149, आ गया हमारा 0.6375। तो 0.6375 ये हमारा क्या हो गया, बीटा ऑफ अनगैड हो गया हमारा, अनगैड बीटा हो गया हमारा, पता चल गया हमें। अब अगर जगाती लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशियो नहीं होता, मतलब डेट नहीं होता, तो इनका बीटा क्या होता, इनका बीटा 0.6375 होता। पर हम यहाँ पर कहेंगे इनका तो डेट बाई इक्विटी है, तो इनका क्या करेंगे, डेट बाई इक्विटी हम देखेंगे 0.87/1 हम लिख सकते हैं, और नीचे वाले को 100 बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, ऊपर वाले को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 आ जाएगा। अब 87 पे तो 30% मुझे टैक्स हटाना है, 60.9 आ रहा है आपका, है ना। तो आपका कितना हो गया, 100% इक्विटी और 60.9% डेट, दोनों मिला के कितना हो गया, 160.9% हो गया। तो आप बताइए इनका बीटा कितना होगा, 100% इक्विटी में इतना बीटा होता है, तो 160.9% में कितना होगा, 0.6375। तो ये 100% में है, तो 160.9% पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि 0.6375 ये 100% इक्विटी में। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 0.6375 इंटू 160.9%, यानी 1.025 आ गया। तो आप यहां पर देखिए इनका बीटा 0.95 है, इनका बीटा 1.025 क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए डेट इज टू इक्विटी 0.70 है, और यहाँ पर डेट इज टू इक्विटी 0.87 है। इनका ज़्यादा, ये ज़्यादा मोर रिस्की है, क्योंकि इस बार इसका डेट फंड ज़्यादा है,
तो मोर रिस्की तो मोर बीटा है हमारा, और ये बीटा अगर हमारा आ गया तो बीटा की मदद से फिर हम आगे क्या कर पाएंगे, हम आगे रिक्वायर्ड निकालेंगे और फाइनली हम प्राइस निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, बीटा निकालते हैं, प्रॉक्सी एंटिटी की मदद से हम क्या करते हैं, बीटा निकालते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छी तरीके से। अब हम आगे और रुकेंगे नहीं, मैं एक और एग्जाम्पल आपको कराऊंगा आगे, और एक दो एग्जाम्पल आपको, एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क में भी दूंगा, एक और एग्जाम्पल लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर से हम बात करते हैं प्रॉक्सी एंटिटी की लास्ट टाइम, ये एग्जांपल तो ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए हमारा, है ना। मैं यहां पर और शॉर्टकट में कराने की कोशिश करूंगा। डेट इज टू इक्विटी 0.365, 3 डिजिट ले लिया मैंने। इक्विटी बीटा 1.625, है ना, ये हमने ले लिया। और टैक्स रेट इस बार थोड़ा अलग लेते हैं, 35% ले लेते हैं टैक्स रेट हमारा, ये हो गया यहाँ पर। और आगे मैं यहाँ पर लिखूंगा जगाती लिमिटेड, इनका डेट बाय इक्विटी जो है 0.55 ले लिया मैंने, जस्ट रैंडम कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इक्विटी बीटा हमें निकालना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं फिर से वही लिखूंगा, डेट बाय इक्विटी। देखिए नीचे वाले को हमेशा 100 बनाना है आपको, नीचे वाले को 100 बनाना है। तो अब क्या करोगे, आप बोलोगे 0.365/1 है ये, तो डेट 0.365 है, यानी डेट बाय इक्विटी 0.365 मतलब क्या, 0.365/1, और नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 36.5 हो गया आपका। और यही 36.5 को आपको काट के क्या करना है, नेट ऑफ टैक्स करना है, यानी 36.5 माइनस 40%, सॉरी 36.5 माइनस 35% है ना, 35% टैक्स है, तो 23.725 आया। तो आप देखिए इस बार और शॉर्टकट हम बताएंगे, हम कहेंगे कि डेट है 23.725 और इक्विटी आपका 100, यानी टोटल कितना हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया, 123.725% हो गया ना, दोनों मिला के 123.725% हो गया हमारा। अब देखिए बीटा कितना 1.625 है, इन केस ऑफ 123.725%, तो अनगेयर्ड बीटा हम निकाल सकते हैं 100% इक्विटी पे। मैं कहूंगा कि 1.625 बीटा कब है, 1.625 बीटा कब है, जब 123.725% है, तो आपका 1.625 है ना, एकदम शॉर्टकट में 1.625 कब है, जब 123.725 है परसेंट, तो 100% में कितना होगा, हम निकाल लेंगे ऐसे, यानी 162.5 डिवाइडेड 123.725, 1.3133 आया। ये हमारा अनगेयर्ड बीटा आ गया, डेट इज 100% इक्विटी वाला, है ना। अनगेयर्ड बीटा, अनगेयर्ड हम इसे कहते हैं, BU, है ना, बीटा अनगेयर्ड हमारा। ये जो फॉर्मूला आप लगाते हैं, हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, एकदम सिंपल वे में। देखा इस बार कितना छोटा हुआ हमारा, कितना छोटा बना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी वही करेंगे, डेट बाय इक्विटी जो है 0.55/1 होगा, और 100 यहां वाले को करना है तो इंटू 100, ऊपर वाला भी इंटू 100, यानी 55 हो गया। 55 को मुझे काटना है, 35% टैक्स हटाना है, तो मैं 55 इंटू 65% भी सीधा कर सकता हूं, तो 35.75 आएगा, है ना। दोनों मिला के कितना हो गया, 135.75% हो गया। 100 इक्विटी, 35.75% डेट, तो दोनों मिला के ये हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे मैं कहूंगा कि इसका इक्विटी बीटा कितना होगा। तो देखिए 100% में अगर इतना बीटा हो रहा है तो उसमें कितना होगा, 1.3133 इंटू कर देंगे 135.75%, क्योंकि 100% में 1.3133 ना, इंटू 135 कर दोगे आ जाएगा 1.3133 इंटू 135.75%, यानी 1.7828 आ गया। देखिए आप देखिए इनका बीटा 1.625, इसका ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी ज्यादा है। तो इस तरीके से आप आराम से बीटा निकाल सकते हो। ये कौन सा बीटा हो गया बताइए, गैड बीटा हो गया, BG गैड बीटा हो गया। ये किसका, जगाती लिमिटेड का गैड बीटा निकाला, मतलब प्रॉक्सी एंटिटी का हेल्प लिया, जिससे अनगैड बीटा निकाला, है ना, BU निकाला, और फिर बाद में हमने जगाती लिमिटेड पे उसका डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से बीटा गैड निकाल दिया हमने। तो इस तरीके से हमने पूरा कंप्लीट किया। अब मैं आपको 2 होमवर्क दूंगा, ये आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, है ना, एंड इसका सॉल्यूशन की उम्मीद भी मेरे से मत करना, इतना कुछ समझा खुद ही आप कर पाओगे। एंड फिर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर आप रेगुलरली हमारे कोर्स से देख रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं तब आपको बता दूंगा। अदरवाइज जरूरत नहीं, आप खुद ही कर लोगे, इतना कुछ हमने किया है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले वाला, डेट बाय इक्विटी 1.356, है ना। आप क्या करोगे, 1.356/1, नीचे वाला 100, तो ऊपर वाला क्या होगा, फिर टैक्स हटाएंगे, आराम से हो जाएगा ये।
है ना। और फिर बाद में हम लेते हैं इक्विटी बीटा 0.6525, है ना, ये ले लिया हमने। टैक्स रेट 30% टैक्स रेट ले लिया, ये प्रॉक्सी एंटिटी का डेटा है। और फिर नीचे आप करोगे जगाती लिमिटेड का डेट इज टू इक्विटी जो है वो ले लेते हैं 1.0125, 1.015 ले लिया हमने। और बीटा हमें निकालना है, बीटा हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क के। ये आपका होमवर्क रहेगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आप चाहते हो एक और दे दूं तो चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूं। डेट बाय इक्विटी 0.905, इक्विटी बीटा 2.55, टैक्स रेट 50%, जगाती लिमिटेड का डेट इज टू इक्विटी 1.65, इक्विटी बीटा आपको निकालना है। और इक्विटी बीटा आप निकाल लोगे तो फाइनली बीटा पता चल जाएगा, आरएफ तो मिल ही जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, आरएम मार्केट का आरएम मिल ही जाता है। बीटा आपने निकाल ही लिया जगाती लिमिटेड का, तो रिक्वायर रेट निकालोगे। रिक्वायर रेट आपको पता चल जाएगा तो उनके अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड के बेसिस में आप क्या करोगे, प्राइस निकालोगे। तो चलिए हमने अच्छी तरीके से पूरा का पूरा कवरेज किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मैट है, जो मेरा मैट है, और ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मैनुअल में भी है और मुझे जहां तक याद है ये न्यू स्टडी मटेरियल में भी है ना। सारी बातें न्यू सिलेबस की हो रही है, अभी तो वैसे भी ओल्ड सिलेबस बंद हो चुका है ना। तो यहाँ पर हम न्यू सिलेबस की बात करें, न्यू सिलेबस में भी पुराना प्रैक्टिस मैनुअल इंपॉर्टेंट है जो ओल्ड सिलेबस वाला है, तो वहां पर भी क्वेश्चन है और हमारे मटेरियल में भी क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डेट इज, मुझे जहां तक याद है मर्जर में क्वेश्चन नंबर 40 है आई थिंक, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 94 से 112। यस, क्वेश्चन नंबर 40 प्रैक्टिस मैनुअल में 47 या उसके आसपास होगा, चेंज भी हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने गैड अनगैड का कंसेप्ट अच्छे से समझा था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करेंगे जहां पर इसका रूल आने वाला है एंड ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीसी लिमिटेड, a large business house is planning to sell its wholly owned subsidiary KLM. Another large business entity XYZ has expressed its interest in making a bid for KLM. XYZ expects that after acquisition the annual earnings of KLM will increase by 10%. क्या हो रहा है यहाँ पर, ABC है, यानी एक ABC लिमिटेड है जिसकी सब्सिडरी है, क्या नाम है उसका, KLM, और XYZ अलग एंटिटी है जो कि इंटरेस्टेड है ना, जो कि इंटरेस्टेड है टू बाई KLM। यानी XYZ इंटरेस्टेड है KLM को खरीदने के लिए। किससे खरीदेगा, ABC से खरीदेगा, क्योंकि ABC की सब्सिडरी है कौन, KLM। यहाँ पर ये हमें पता चल रहा है। अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर क्या बोला है कि XYZ अगर KLM को खरीद लेगा ना, तो XYZ के पास एक होता है ना बहुत सारे अच्छे से पॉलिसीज है जहां पर जिसके चलते XYZ अगर KLM को एक्वायर कर लेगा तो KLM का प्रॉफिट है ना 10% से इंक्रीज हो जाएगा। अगर ABC के कंट्रोल में रहेगा KLM तो जो प्रॉफिट होगा, बाद में अगर XYZ के कंट्रोल में चला जाएगा KLM तो 10% से प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इग्नोरिंग एनी पोटेंशियल सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ पॉसिबल एक्विजिशन आर अवेलेबल। Point number 1, profit after tax for KLM for the financial year which has just ended is estimated to be rupees 10 करोड़, है ना। तो यहां पर ये हम कह सकते हैं प्रॉफिट आपका जीरो ईयर का है, जीरो ईयर का कितना है, 10 करोड़ है आज का। और वही अगर हम मेरी बात समझिए, अगर ये KLM जो है अगर ये XYZ के कंट्रोल में आ जाएगा तो ऐसा सिचुएशन में क्या प्रॉफिट 10 करोड़ होगा कि वो 10% से बढ़ जाएगा, है ना। वो क्या होगा, 10% से बढ़ेगा ना, तो यानी 10 करोड़ जो है फर्स्ट ईयर में, यानी नेक्स्ट ईयर से अगर ये KLM के पास आ जाएगा तो क्या XYZ के पास आ जाएगा तो KLM का प्रॉफिट 10 करोड़ प्लस 10% से बढ़ जाएगा, यानी ये 11 CR हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, 11 CR हो जाएगा। चलिए हमने ये समझा, आगे देखते हैं। KLM's after tax profit has an increasing trend of 7% each year and the same is expected to continue, मान लेते हैं for the foreseeable future। यानी ये क्या पता है, ये कुछ नहीं, हमने पढ़ा है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में ग्रोथ है 7% का, है ना, आपका स्टेबल ग्रोथ है, मान लीजिए 7% कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलेगा आपको। एस्टिमेटेड पोस्ट टैक्स मार्केट रिटर्न RM दिया हुआ देखिए 10%,
है ना, RF भी दिया हुआ है हमें 4%। तो ये सारे डेटा हमें दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमने सारे जो जो डेटा दिया हुआ है हमने इसको को समझा। अब आगे नीचे हम देखते हैं। नीचे कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ है, 30% का टैक्स रेट है। अब ये टेबल देखिए, अब टेबल में डेटा किसका दिया हुआ है, XYZ का दिया हुआ है, ABC का दिया हुआ है, और ये KLM का डेटा नहीं, प्रॉक्सी एंटिटी फॉर KLM। याद है, प्रॉक्सी एंटिटी की मदद से हम अपना इक्विटी बीटा निकाल सकते हैं। तो वैसे KLM का प्रॉक्सी एंटिटी का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो KLM का प्रॉक्सी एंटिटी का डेटा में क्या दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट है 50%, एंड ये इक्विटी है, डेट इज टू इक्विटी दिया हुआ है आपका। ये 1:04 यानी 1:4 है, आप समझेगा, पॉइंट नहीं है, 1:4 है। ये कंफ्यूजन मत हो जाना, कोई को 1:0.04 समझ लेगा, दिक्कत हो जाएगी। ये 1:4 है, क्या है, 1:4 आपका। डेट इज टू इक्विटी दिया हुआ है प्रॉक्सी एंटिटी का, 1:4 है, और पी रेशियो है 12, और इनका इक्विटी बीटा है कितना, 1.1। यानी जैसे कि हम लेते थे ना प्रॉक्सी एंटिटी का, हमें क्या चाहिए था, प्रॉक्सी एंटिटी का हमें चाहिए होता था डेट इज टू इक्विटी, हमें मिला है ना, ये रहा, ये आपका डेट बाय इक्विटी हो गया 1.4। इक्विटी बीटा हमारे पास है 1.1, और टैक्स रेट तो हमें दिया हुआ है 30% का। तो क्या हम ये डेटा की मदद से क्या हम नहीं निकाल सकते अनगैड बीटा? यस, हम अनगैड बीटा निकालेंगे, बीटा अनगैड, ये तो हमें करना आता, हम ये कर लेंगे। तो क्या पहले करें कि फिर पढ़े? चलो ठीक है, पहले पढ़ लेते थोड़ा सा, फिर आगे देखिए। XYZ और ABC का भी डेटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये 1:02 है ना, ये 1:2 लिख दीजिएगा, ये 1:3 लिख दीजिए, बेटर रहेगा। अब आगे देखते हैं। एज्यूम गैरिंग लेवल ऑफ KLM। तो हमें तो जानना ही है ना KLM का क्या डेट इज टू इक्विटी, KLM का क्या डेट इज टू इक्विटी होगा, ये हमें जानना है। तभी तो यहां से हम अनगैड बीटा तो निकालेंगे, इनकी मदद से हम क्या करेंगे, अनगैड बीटा निकालेंगे, इनकी मदद से हम अनगैड बीटा तो निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, KLM का जो डेट इज टू इक्विटी रेशियो होगा उसमें हम वो उसका यूज लेके बीटा का हम क्या करेंगे, KLM का निकालेंगे इक्विटी बीटा। यस, तो आगे अब देखिए, यहां पर हमें पता होना पड़ेगा कि KLM का क्या डेट इज टू इक्विटी होगा। तो यहां पर क्वेश्चन ने बताया एज्यूम गैरिंग लेवल ऑफ KLM टू बी द सेम एज फॉर ABC। अच्छा, जो ABC का गैरिंग लेवल है वही KLM का गैरिंग लेवल होगा। तो ABC का तो गैरिंग लेवल ये रहा, ABC का डेट इज टू इक्विटी कितना है, 1:3। यानी हमें पता चल चुका इससे कि KLM का डेट इज टू इक्विटी जो है वो क्या होगा, सेम एस ABC होगा, और ABC का डेट इज टू इक्विटी कितना है, 1:3 है, 1:3 आपका। और यहाँ पर ये मार्केट वैल्यू पता है क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो डेट फंड और इक्विटी फंड हम जो लेते हैं, डेट का टोटल फंड, मार्केट वैल्यू में डेट का टोटल फंड कितना वही हमेशा मानते हैं, और मार्केट वैल्यू में इक्विटी फंड कितना वही हम हमेशा मानते हैं, जिससे हमें रियलिटी में पता चल सकता है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना डेट फंड है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना इक्विटी फंड है, और अकॉर्डिंगली क्या डेट इज टू इक्विटी है। आगे, अब आगे हमसे पूछा गया यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर KLM बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फॉर द प्रॉक्सी एंटिटी। यानी प्रॉक्सी एंटिटी की मदद से आप क्या करो, KLM का RE निकालो, रिक्वायर रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी RE, ये RE की बात पूछ रहा है, ये रिक्वायर रेट की बात पूछ रहा है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए ना आराम से। प्रॉक्सी एंटिटी का हमें डेट इज टू इक्विटी दिया हुआ है, इक्विटी बीटा दिया हुआ है, टैक्स रेट हमारे पास है, हम इसे अनगैड बीटा निकालेंगे। फिर वही अनगैड बीटा का यूज हम करेंगे KLM के गैर जो डेट इक्विटी रेशियो है, डेट इज 1:3 है, हम इस पे इसका यूज लेके हम अल्टीमेटली बीटा निकालेंगे किसका, KLM का। अब KLM का बीटा हमारा निकल के आ जाएगा। क्या KLM का बीटा के साथ साथ हमें RF और RM चाहिए, वो भी दिया हुआ है, यस वो भी दिया हुआ है। तो आराम से हम रिक्वायर रेट निकाल सकते हैं किसका, KLM का, डेट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या हमें शुरुआत कर देना चाहिए भी, यस हमें शुरुआत कर देना चाहिए। हम क्या करेंगे अभी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे मैथ से। इतना सारा समझा है तो अब तो उसका यूज लेने का बारी आ गया। तो प्रॉक्सी एंटिटी का हम डेटा लिखते हैं यहां पर, इनका डेट इज टू इक्विटी है कितना, 1:4 है, इक्विटी बीटा कितना दिया हुआ है, 1.1, टैक्स रेट 30% है, और टैक्स रेट है कितना, 30% है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे डेट बाई इक्विटी 1/4 है। क्या हमें इक्विटी को 100 बनाना होता है, यस हमें इक्विटी को 100 बनाना होता है। तो मैं 1/4 है हमारा, इक्विटी को मुझे 100 बनाना, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 को, तभी तो 100 आएगा। और नीचे ऊपर भी क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25/100 आ चुका है। यानी जो 1:4 है, अभी मैंने क्या बना दिया, 25/100 बना दिया। अब हमें पता है डेट को हमें नेट ऑफ टैक्स करना होता है, तो इसे मैं नेट ऑफ टैक्स करूंगा, तो 25 में मैं 30% माइनस करूंगा, 7.5 यानी 17.5 आएगा हमारा। और अगर हम दोनों का देखें तो दोनों का मिला के कितना आ गया, 117.5% आ गया हमारा।
एग्री, यहाँ पर एग्री हो गया आप। तो यहाँ पर आप बता सकते हो बीटा अनगेयर्ड क्या होगा, अनगेयर्ड बीटा क्या होगा। हम ये कहेंगे कि 1.1 जो है, 1.1 जो बीटा ये दिया हुआ है, ये कितना का, ये 117.5% का है ना, क्योंकि ये 1.1 बीटा कब है, जब डेट इज टू इक्विटी 1:4 है, जहां पर डेट है नेट 17.5% और इक्विटी है 100%, तो दोनों मिला के तो 117.5% हो गया ना, ये 17.5 प्लस 100 मिलाते तो 117.5% हो गया। तो मुझे पता चला 1.1 कब हो रहा है बीटा, जब 117.5% है, तो 100% में कितना होगा, ये हम ऐसे तो निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने बीटा अनगेयर्ड हमने निकाल लेना है, कितना आएगा 110 डिवाइडेड 117.5 कर देंगे, ये आएगा 0.9361, 0.9361 हमारा अनगेयर्ड बीटा आ गया। कोई जरूरत नहीं एग्जाम में फॉर्मूला लिखने का, आराम से ऐसा निकाल सकते हो। तो बीटा अनगेयर्ड हमारा 0.9361 आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे केएलएम का, केएलएम का डेट बाई इक्विटी कितना है, 1/3 है, याद है 1:3 बोला था ना, एबीसी का सेम होगा, एबीसी का सेम होगा, ये रहा 1/3, 1/3 में लेना है। और चलिए इसकी मदद से हम निकालेंगे। तो 1/3 अगर होगा तो यहाँ पर हम 100 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 33.33% लगाना पड़ेगा, और ऊपर भी हम क्या करेंगे 33.33 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट, नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, नीचे वाले को 100 बनाने के लिए 33.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन में ऊपर वाले को भी तो 33.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब इसे हम क्या करेंगे, नेट ऑफ टैक्स करेंगे, 30% नेट ऑफ टैक्स, तो 33.33 माइनस 30% अब हटा दोगे 3.33 यानी 10 यानी 23.33 आएगा, ये आ गया हमारा। तो देयरफॉर दोनों मिला के कितना हो गया टोटल, 123.33 हो गया ना, क्योंकि डेट है 33, डेट है 23.33, 100 इक्विटी है, तो 123.33% ये टोटल मिला के हो गया। तो क्या हम यहाँ पर बीटा निकाल सकते हैं, बीटा फॉर केएलएम हम आराम से हम निकाल पाएंगे। हम कहेंगे 100% में 0.9361 ये हमने निकाला था, 100% में 0.9361 यानी अनगेयर्ड में। अब हमें गैर लगा देना है कितने का, 123.33%, 23.33% इक्वल कर देंगे 1.1545, यानी 1.15457 है, 1.1546 हम लिख सकते हैं। तो हमने बीटा निकाली 1.1546। तो देखिए ना कितना सिंपल हो गया, जब हमने समझा तो ये निकालना कितना सिंपल है। फॉर्मूला तो चले ठीक है आपके हाथों में, फॉर्मूला तो कभी भी लगा दोगे, पर फॉर्मूला में मजा नहीं है, एंड क्वेश्चन फिर रटना जैसा हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा भी अलग आएगा, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। पर अगर आपने ऐसे समझा है ना, तो क्वेश्चन को फील कर पाओगे, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद है आपने ये चीज समझा अच्छी तरीके से। हमने बीटा केएलएम का निकाल लिया है, तो अगर हमने बीटा केएलएम का निकाल लिया है तो क्या हम अब रिक्वायर्ड रेट नहीं निकाल सकते, यस हम रिक्वायर्ड रेट निकालेंगे, आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा। आर एफ था 4% प्लस आर ए माइनस आर एफ 10 माइनस 4, क्योंकि आर एम 10 था, और बीटा लगा देंगे 1.1546, यानी 4 प्लस 6 इंटू 1.1546 होगा, प्लस 4 कर दिया हमने, 10.92 आ रहा है। चलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 10.92% हमने निकाल लिया यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट। तो सिंपल हो गया, देखिए ना कितने सिंपलेस्ट वे में हमने पहले वाला निकाल लिया, 10.92% हमने निकाल लिया पर अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें निकालना है पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए खत्म यहाँ पर क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर बी में हमसे क्या पूछा, रेंज ऑफ वैल्यूज बताइए फॉर केएलएम बोथ बिफोर एंड आफ्टर एनी पोटेंशियल सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स टू एक्सवाइजेड ऑन द एक्विजिशन, यानी रेंज ऑफ वैल्यूज इन ये प्राइस की बात कर रहा है। रिक्वायर्ड हमारे पास है, तो हम डिविडेंड जो हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ हम उसकी मदद से प्राइस निकाल सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके से हम कैसे प्राइस निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रेंज ऑफ वैल्यूज पूछा आपको, प्री सिनर्जिस्टिक और पोस्ट सिनर्जिस्टिक दोनों पूछा। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर एनी पोटेंशियल सिनर्जिस्टिक बेनिफिट। तो हमने देखा था ना सिनर्जिस्टिक बेनिफिट में, याद है आपको स्टार्टिंग में हमने देखा था, क्या देखा था हमने, कि अगर मान लीजिए XYZ केएलएम को एक्वायर कर लेगा तो ऐसा सिचुएशन में सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा 10% का, और 11 करोड़ रुपीस आपका अर्निंग होगा, जहां पर 10 करोड़ है, 10 करोड़ की जगह 11 करोड़ का अर्निंग होगा, ये हमने माना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर दो मॉडल से, जबकि आईसीए ने जैसे सॉल्यूशन किया है मैं वो कराना चाहता हूँ, क्योंकि उपाय नहीं, रेंज ऑफ वैल्यूज में पूछा, आईसीए ने दो तरीका लिया है। एक तो डिविडेंड मॉडल यूज किया, तो डिविडेंड मॉडल से हम निकालेंगे, डिविडेंड मॉडल यानी डिविडेंड के बेसिस में जो हम प्राइस निकालते हैं ना, D1/RE - G, याद है आपको D1/RE - G के हिसाब से जो हम लोग निकालते हैं,
इसको समझा हुआ है हमने अच्छी तरीके से, इसका कंसेप्ट भी समझा हुआ है। एंड दूसरा पी रेशियो मॉडल, इट इज अर्निंग कैपिटलाइजेशन भी कह सकते हो, और या फिर पी मॉडल भी आप कह सकते हो। इसके बेसिस में हम निकालेंगे, तो दोनों की बेसिस में हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो रेंज ऑफ वैल्यूज बताएंगे हम पॉइंट नंबर बी का, यहां पर सबसे पहले हम बताएंगे क्या, डिविडेंड मॉडल बताएंगे हम। डिविडेंड के बेसिस में क्या प्राइस आ रहा है, क्या मॉडल आ रहा है। तो डिविडेंड मॉडल में भी हमें क्या करना होगा, आपको पता है, हमें बताना है प्री सिनर्जिस्टिक पोस्ट सिनर्जिस्टिक दोनों हम बताएंगे डिविडेंड के बेसिस में। ये तो मैं बताना, साथ ही साथ आपको पता है आईसीए ने क्या सॉल्यूशन किया। अब डिविडेंड के लिए तो हमें जानना पड़ेगा कि कितना कमाता है, उसमें पे आउट कितना है, डिविडेंड देता कितना है। तो आप देखोगे अगर XYZ जो है वो 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो इसका रहता है, ये डिविडेंड पे आउट करता है 40% का। एबीसी की बात करें, एबीसी 50% देते हैं, और जो प्रॉक्सी एंटिटी है केएलएम का जैसा सिमिलर एंटिटी, वो 50% देती है। तो यहां पर जो सॉल्यूशन है मटेरियल का, वहां पर क्या किया गया, एक तो देखिए XYZ आगे मालिक होने वाला है केएलएम का, तो XYZ अगर अपने बेसिस में डिविडेंड दे, जैसे कि वो देते आ रहा है, अगर वो दे तो 40% का डिविडेंड पेमेंट करेगा। और अगर जो केएलएम का जो प्रॉक्सी एंटिटी सिमिलर एंटिटी है वो जबकि 50% देते हैं, तो मे भी ऐसा होगा कि एक्सवाइजेड चाहेगा कि वो भी केएलएम के जो भी शेयर होल्डर है उनको 50% दे, क्योंकि सिमिलर इंडस्ट्री में 50% का डिविडेंड पे आउट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है यहाँ पर, जो डिविडेंड मॉडल है ना, हम इस पर दो पे आउट रखेंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो हमारा होगा ना, हम दो बेसिस में सोल्यूशन करेंगे। एक होगा 50%, ठीक है, कौन सा, जो कि आपका केएलएम देता है, और दूसरा होगा डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%, जो जनरली अब आगे जाके XYZ मालिक होने वाला है, तो XYZ तो 40% देता है अपने पहले से अपने एंटिटी में। तो ये दोनों मतलब अलग अलग पे आउट रेशियो में देखिए अलग अलग प्राइस होगा। तो हम डिविडेंड मॉडल में हम दो मॉडल रखेंगे, 50% ये कौन देते हैं, ये प्रॉक्सी एंटिटी का पे आउट रेशियो है, ये प्रॉक्सी का है, और ये 40% किसका है, ये XYZ का अपना पे आउट रेशियो है। तो इसके बेसिस में हम दोनों के बेसिस में हम प्राइस निकालेंगे, और प्राइस भी हम दो निकालेंगे, एक प्री वाला, प्री सिनर्जिस्टिक, और हम नीचे निकालेंगे एक पोस्ट सिनर्जिस्टिक। तो प्री सिनर्जिस्टिक पोस्ट सिनर्जिस्टिक में फर्क क्या है, यहाँ पर प्री में हम जो सिनर्जी का हम एडवांटेज नहीं दिखाएंगे, सिनर्जी वाला बेनिफिट हम नहीं दिखाएंगे, पोस्ट में हम सिनर्जी को भी कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं 50% पे आउट रेशियो की बात करूं, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, प्री सिनर्जी में आपका अर्निंग क्या है। अगर हम प्री सिनर्जी की बात करें, तो हम ये समझ रहे हैं कि प्री सिनर्जी आपका अर्निंग है 10 करोड़, ये हमें पता है। प्री सिनर्जी तो हमारा अर्निंग दिया हुआ है, क्वेश्चन है कितना, 10 करोड़ का प्री सिनर्जी अर्निंग है। और अगर हम बात करें पोस्ट सिनर्जी आपका अर्निंग क्या है, 11 करोड़। और साथ ही साथ ये 11 करोड़ जो है, हालांकि ऐसे तो देखा जाए तो मानेंगे कि XYZ इसे एक्वायर करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर से 11 करोड़ कमाने लगेगा, पर फिर भी हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर आईसी के सॉल्यूशन के हिसाब से कि हमारा जो अर्निंग होगा ना पोस्ट सिनर्जी, ये सारे जीरो ईयर के करंट ईयर के हिसाब से, करंट ईयर के हिसाब से हम ये एज्यूम करें, मान लीजिए 10 करोड़ तो करंट ईयर का है ही, हम एज्यूम करें कि ये पहले से अगर मान लीजिए XYZ के पास होता तो वो 11 करोड़ कमाता, तो करंट ईयर के हिसाब से 11 करोड़ है। बाकी जो ग्रोथ होना है 7%, वो ग्रोथ हम फ्यूचर में कंसिडर करेंगे, ये करंट ईयर के हिसाब से हमने ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें, हमने ये पता कि यहाँ पर, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर अर्निंग प्री सिनर्जी कितना है, 10 करोड़ है, इसे मैंने माना जीरो ईयर का, करंट ईयर का मैंने माना अर्निंग प्री सिनर्जी। अगर मान लीजिए डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% होता है ना, तो ऐसा सिचुएशन में डिविडेंड कितना दिया जाएगा, डिविडेंड कौन सा निकालोगे अब, जीरो ईयर का, जीरो ईयर का, क्योंकि जीरो ईयर का ही 50% हम ले रहे हैं ना, तो डिविडेंड भी आपका जीरो ईयर का निकलेगा, क्योंकि जीरो ईयर का 10 करोड़ है, और इस पे 50% लगाएंगे तो जीरो ईयर का तो डिविडेंड आएगा 10 करोड़ में 50% का पे आउट, यानी कितना आएगा, 5 करोड़ आएगा आपका। 10 करोड़ में 50% का पे आउट यानी 5 करोड़ रुपीस आएगा। ये कब का, जीरो ईयर का है। तो अगर डिविडेंड जीरो ईयर का इतना है, तो फर्स्ट ईयर का कितना होगा, फर्स्ट ईयर का D1 लेते हैं ना, पी अगर हम कुछ भी P0 इक्वल D1 बाई RE माइनस जी लेते हैं, तो मुझे D1 चाहिए, यानी D1 यहाँ पर चाहिए, ये D0 है। तो D1 अगर मैं कहूँ तो मैं इस पर क्या करूँगा, ग्रोथ लगाऊंगा, 7% ग्रोथ है ना। तो 7% ग्रोथ अगर मैं लगाऊंगा तो ये आएगा 5.35 करोड़ आ जाएगा हमारा, ये 5.35 करोड़ आ गया हमारा ये डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% में। वही अगर हम बात करें डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 40% होता है, तो D0 हमारा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है
10 करोड़ का 40%, यानी 4 CR होगा हमारा। और D1 अगर हम बात करें तो 4 प्लस है 7% होगा, 4 यानी कितना आएगा 4.28 CR आएगा। ये हमने निकाला यहाँ पर, है ना, प्री सिनर्जी पे हमने निकाला, ये प्री सिनर्जी के हिसाब से हमारा हो गया। वही अगर मैं बात करूं अर्निंग पोस्ट सिनर्जी का, या वहां पर भी कर सकते हो सीधा सॉल्यूशन में, मैं आपको थोड़ा समझाने की डिटेल चाह रहा हूँ, एग्जाम में इतना डिटेल नहीं जाने से भी चलेगा। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, देखिए अर्निंग पोस्ट सिनर्जी तो आपका 11 करोड़ है और इसे भी हमने जीरो ईयर का ही एज्यूम किया है। 11 करोड़ 10% का हाइक होगा, है ना, सिनर्जी पे। तो 50% अगर डिविडेंड होगा तो डिविडेंड आपका D0 कितना होगा 50% ऑफ 11 CR, यानी 5.5 CR हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये। तो D1 कितना होगा, D1 होगा 5.5 CR प्लस 7% ग्रोथ, है ना। यहाँ पर 35 और 30.35 होगा, तो चलिए कर लेता हूँ 5.5 प्लस 7%, 5.5 प्लस 7%, 5.885 आ रहा है, ये हमने निकाली है D1, है ना। और अगर हम बात करें डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%, तो हम क्या लेंगे D0, तो हम सबसे कहेंगे 40% ऑफ 11 CR है, यानी 4.4 CR होगा। तो D1 कितना होगा 4.4 CR प्लस 7% ग्रोथ, प्लस 7%, 4.708 आया। चलिए तो हमने निकाल लिया ये सारा, D1 हमें चाहिए था, हमने D1 सारा निकाला है, सारा D1 हमने निकाला है, ये ध्यान में रखें, ये भी हमने D1 निकाला। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर 50% पे आउट रेशियो में प्राइस क्या होगा P0 अगर हम बात करें, तो आप लिखोगे ना D1/RE-G, है ना, ऐसे लिखो या फिर डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो डिविडेंड को पुल करते हैं ग्रोथ का एडजस्टमेंट करके। तो D1 प्री सिनर्जी पे 50% में क्या D1 है, प्री सिनर्जी तो ये रहा, ये आपका प्री सिनर्जी का ही बात हो रहा है। और 50% में कितना 5.35 है, 5.35 डिवाइडेड RE हमने 10.92% निकाला था, आपको याद होगा, 7% का ग्रोथ है, ये हमने पता किया। फिर अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें प्री सिनर्जी इनका ले लिया 40% में भी, अगर हम बात करें यहाँ पर प्री वाले पे 40% में P0 कितना होगा D1/RE-G, 4.28 है, डिवाइडेड 10.92% RE है, ग्रोथ है 7%, तो हम इससे प्राइस निकालेंगे। फिर हम बात करेंगे पोस्ट सिनर्जी, मैं पहले सारा डाल देता हूँ, ठीक है ना। P0 इक्वल D1/RE-G, और पोस्ट सिनर्जी ये रहा, पोस्ट सिनर्जी में आपका D1 कितना है 50% में 5.885, सारा निकाला हुआ हमारा 10.92% माइनस 7%। और इधर भी अगर हम बात करें पोस्ट वाले में P0 कितना होगा D1/RE-G, कितना आएगा 4.708, ये सारा हमने निकाला हुआ है यहाँ पर 10.92% माइनस 7%। तो इस तरीके से हम सारा निकालेंगे यहाँ पर। और आप चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, पता है, जिससे 5.35 है और 10% अर्निंग ग्रोथ होगा तो डिविडेंड भी 10% ग्रोथ होगा। तो 5.35 है प्लस अगर आप 10% कर दोगे 5.885 आएगा। तो इसमें देखिए 10% में लगा दिया, डायरेक्टली भी कर सकते थे, और वहाँ पर भी 4.28 पे प्लस 10% लगा देंगे, 4.28 प्लस 10% 4.708 आएगा आपका। तो ये तो आना ही है। तो चलिए ये हमने आराम से कर ली। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिविडेंड के हिसाब से हम प्राइस निकालेंगे यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया डिविडेंड में, मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहले डिविडेंड निकाला कितना हो रहा है। तो प्री एनर्जी में तो अर्निंग 10 करोड़ है, 10 करोड़ का 50% लिया और उसमें फिर ग्रोथ लगा दे, क्योंकि D1 चाहिए मुझे, है ना, D1 चाहिए। और वैसे 40% 10 करोड़ के 40% में मैंने क्या लगाया, मैंने ग्रोथ लगा दिया। तो अल्टीमेटली अगर आप बोलोगे यहाँ पर सर एक लाइन में बता देते तो कितना मजा आता, तो हम कहते कि हाँ 10 करोड़ है प्री सिनर्जी, इसका 50%, है ना, इसका 50% और इस पर ग्रोथ लग जाएगा, यानी इंटू 1.07 आप बोल सकते हो, 7% का हमने ग्रोथ लगा दिया। आप ऐसे करोगे आपका आंसर क्या आएगा 5.35 CR आ जाएगा।
फिर दूसरे वाले में आप बोलोगे 10 करोड़ प्री सिनर्जी, इसका 40%, इस पे 1.07, यानी कितना आएगा ये 4.28 आ जाता। तो एक लाइन में खत्म हो रहा है, मैंने तो डिटेल थोड़ा सा बताया। फिर आगे 11 CR है, इसका 50%, इस पे लगा दोगे 1.07 का ग्रोथ, तो ये आएगा 5.885 आ जाएगा आपका। और अगर इसकी हम बात करें 11 करोड़ पोस्ट है ना, तो 40% 1.07 का ग्रोथ लगा दिया तो आ जाएगा 4.708। तो ये सारे D1 हमारे आगे देखिए एक एक लाइन में हमारा हो रहा है ना। एंड इसका ये PDF तो आपको मिल ही जाएगा। तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं, कितना कितना वैल्यू आ रहा है, ये सारा हम सॉल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ पर अब देखिए नीचे वाला का तो सबका सेम ही है, नीचे वाला सबका सेम ही है, कितना होगा 3.92% होगा। तो हम ये कहेंगे 5.35 डिवाइडेड 3.92% इक्वल, ये आ गया 136.47। फिर 5.885 डिवाइडेड 3.92% इक्वल 150.12 आया ये, है ना, ये हो गया हमारा। अब इधर वाला 4.28 डिवाइडेड 3.92% इक्वल 109.18 आया। फिर नीचे वाला 4.708 डिवाइडेड 3.92% इक्वल 120.10 आ गया, ये आ गया हमारा। तो देखिए हमने चारों आंसर हमने निकाल लिया पर। अब मैं एक बार आईसीए का आंसर को चेक कर लेता हूँ, मैंने पीएम खोल के रखा हुआ है। 136, 108, 149, 119, 136, 108, ठीक है, 109 पॉइंट आया समथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। 150, 120 के आसपास, 150, 120, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, वो मैटर नहीं करता। हालांकि हमने आंसर पूरा परफेक्टली हमने निकाले, क्योंकि इन्होंने 10.93% लिया है, हमने 10.92% लिया, बस ये फ़र्क है, अदरवाइज हमारा आंसर सेम ही आता। तो चलिए एक बार मैं देख भी लेता हूँ। 5.885 डिवाइडेड 10.93, सॉरी 5.885 डिवाइडेड 3.93% इक्वल ये 149.75 आता। फिर मतलब बस फ़र्क ऐसे का फ़र्क इतना ही है कि हमने ऑब्वियसली बात है, रटोगे थोड़े ना, है ना। ये अब 10.93% लोगे ऐसे के हिसाब से तो आपका आंसर पूरा मैच करेगा, पर 10.92 में भी आंसर पूरा करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। ये सारे CR में तो ये आंसर हमारे पूरे करेक्ट है ना। हमने 10.92% लिया था, पूरा करेक्ट है हमारा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा फर्क है, मैटर नहीं करेगा। तो चलिए हमने इस तरीके से डिफरेंट मॉडल तो हमने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे पी मॉडल। अब हम पी मॉडल बात करेंगे। पी मॉडल देखिए सिंपल है। पी मॉडल यानी जो हम पी रेशियो हमारे पास रहेगा, तो पी रेशियो के बेसिस में हम क्या करेंगे, प्राइस निकालेंगे। तो यहां पर भी हम क्या लेंगे, हम दो पी रेशियो लेंगे। देखिए दो पी रेशियो लेंगे, किसका किसका, ऑब्वियस सी बात है। हम देखेंगे कि XYZ का अपना पी रेशियो क्या है और KLM का पी रेशियो क्या है ना। तो वो पी रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, सिमिलर इंडस्ट्री का जनरली पी रेशियो जो होता है वो हमें सिमिलर इंडस्ट्री का ले लेना चाहिए, वो बेटर रहता है। पर कभी कभी एंटिटी एक्वायर्ड एंटिटी कहती है हम अपने हिसाब से धंधा चलाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ICA ने भी यहाँ पर क्या किया, जैसे हमने पे आउट रेशियो XYZ और प्रॉक्सी एंटिटी का लिया था, वैसे पी रेशियो हम क्या करेंगे 10 XYZ का ले लेंगे और एक हम 12 प्रॉक्सी एंटिटी का ले लेंगे। हम मानेंगे कि पी अगर 12 हुआ तो क्या होगा, पी अगर 10 हुआ तो क्या होगा, ये मान लेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे पी अगर 12 होता है, ये 12 किसका है, KLM का है, KLM का नहीं सॉरी प्रॉक्सी का। और अगर पी मान लीजिए 10 होता है, ये किसका है, XYZ का है। ये फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ प्रॉक्सी का 12 है और 10 है। अब देखिए पी रेशियो हमें पता है यहाँ पर। अब प्री सिनर्जी की बात करेंगे हम यहाँ पर और पोस्ट। तो प्री सिनर्जी में देखिए पी अगर मैं लिखूँ 12, तो मैं P/E अर्निंग की जगह पे मैं वैल्यू लिख सकता हूँ कितना कमाई हो रहा है। तो प्री सिनर्जी आपका कमाई कितना है, प्री सिनर्जी तो हमारा कमाई 10 करोड़ है और अर्निंग हमारा जो है 10 करोड़ ही तो हमारा, है ना। तो 10 करोड़ हम ले लेंगे इक्वल 12 आ गया। तो देयरफॉर आपका प्राइस कितना आ जाएगा, 120 CR आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा, है ना। और अगर हम बात करेंगे पोस्ट की, तो पोस्ट में भी P/E कितना है 12 है। और पोस्ट आपका तो अर्निंग कितना होगा 11 CR है। पोस्ट वाला अर्निंग, पोस्ट सिनर्जी, पोस्ट सिनर्जी अर्निंग तो हमारा 10% हाइक होगा ना, 11 करोड़ है और इधर 12 आ गया। तो देयरफॉर प्राइस कितना होगा 132 CR हो गया हमारा प्राइस इधर।
और इधर अगर हम बात करें P बाई ई अगर हम 10 लेते हैं तो देयरफॉर P बाई 10 करोड़ इक्वल 10 होगा, तो देयरफॉर प्राइस कितना होगा 100 CR होगा, प्राइस 100 CR आ गया हमारा। और अगर हम पोस्ट की बात करें, ये आपका प्री है, पोस्ट की बात करें तो P बाई ई कितना है हमारा 10 है, तो देयरफॉर ई की जगह पे हम क्या लिख देंगे 10 CR लिख देंगे, 10 CR नहीं लिखेंगे। अर्निंग हमारा पोस्ट सिनर्जी 11 CR है, तो 10 रखा तो देयरफॉर प्राइस आएगा हमारा कितना 110 CR हमारा प्राइस आ गया यहाँ पर। तो ये सारे हमारे वैल्यू आ गए, वैल्यू प्राइस ही नहीं वैल्यू, टोटल वैल्यू आ गया हमारा अलग अलग सिचुएशन में। तो कुछ नहीं, अब हमने पी रेशियो का यूज किया और उसके बेसिस में हमने निकाल लिया, हमने पता कर लिया। तो अब हम अगर आईसीए का सॉल्यूशन देखें 120 130 टू 100 110, क्या ये निकाला था 120 130 टू 100 110, तो ये सारे हमने वैल्यूज निकाली आराम से। एंड अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली हम रेंज ऑफ वैल्यूज बता देंगे। तो रेंज ऑफ वैल्यूज मतलब कम और ज़्यादा का रेंज आ जाएगा आपका, है ना। तो प्री सिनर्जी पे अगर हम रेंज ऑफ वैल्यूज बताएं, अगर हम प्री सिनर्जी का रेंज ऑफ वैल्यूज बताएं तो क्या होगा, देखिए प्री में कौन सा है, एक तो प्री में ये दो है ना, कितने 136.47 109.18, 109.18 ये तो हमने निकाला था ऊपर डिविडेंड से। और अगर हम पी रेशियो से निकाले तो 120 प्री वाला और 100 है, ये चार हमने वैल्यू निकाले प्री सिनर्जी में। तो कम कौन सा है 100 से लेके कितना 136.47 है रेंज ऑफ वैल्यूज, 100 से लेके 136.47 में ये सारे फॉल करते हैं, ये सारे फॉल करते हैं। और अगर हम बात करें पोस्ट सिनर्जी की, तो पोस्ट सिनर्जी पे भी हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं, 150.1 टू 120.10, और बाकी इधर 130 टू 110। तो हम कहेंगे 110 सबसे छोटा है और 150.12 सबसे बड़ा है। तो ये सारे रेंज हो गए हमारे। तो हम चेक कर लेते हैं 100 से 136.47, 100 से 136.13 हुआ है, और 110 से 150 के बीच में। चलिए, तो हमने रेंज भी निकाल लिया, ये रहा हमारा रेंज, एंड हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ये हमने रेंज ऑफ वैल्यूज बताया हमारा आंसर, और बाकी ये तो हमारा आंसर है ही पी रेशियो में। या वर्किंग नहीं करने से भी चलेगा, नो नीड फॉर एग्जाम। आप अपना शॉर्ट वर्किंग करके दिखाओगे ये वाला तो भी चल जाएगा, है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए किया, और अल्टीमेटली ये रेंज ऑफ वैल्यूज आपको बताना है। तो यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यूज में मेहनत, यानी जो क्वेश्चन का क्रक्स पार्ट था ना, मेन इंपॉर्टेंट, वो तो हमने चुटकियों में कर लिया, जो कि प्रॉक्सी एंटिटी का करके रिक्वायर्ड निकाल लिया। बस यहाँ पर ये भी सिंपल था, बस यहाँ पर मेहनत ज्यादा करा दिया इसी ने। मतलब इतना सारा पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, अलग अलग में अलग अलग लेबर वर्क हुआ यहाँ पर, और कुछ नहीं हुआ है, लेबर वर्क हमने किया है। एंड उम्मीद है फिर भी हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आप थोड़ा सा इससे प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतना सारा लेबर वर्क करते करते हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है एग्जाम में। जब ज़्यादा लेबर वर्क करोगे तो दिमाग कहाँ चलेगा। तो इसलिए वैसा सिचुएशन में क्या हो जाता है कि एग्जाम में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे अच्छे से, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है बहुत ज़्यादा कि आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर से। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फाइनली खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।